गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम सबसे पहले हमने कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नई थ्योरी डिस्कस करते हैं। कल्चर एंड पर्सनालिटी। ओके, आप कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन से थिंकर्स थे? रुथ बेनेडिक्ट थे, मार्गरेट मीड थे, ठीक है, राल्फ लिंटन थे, कार्डिंगर थे, कोराडू बोज थे। अब जो फर्स्ट 20th सेंचुरी की जो फर्स्ट हाफ था उसमें कल्चर और जो पर्सनालिटी मूवमेंट थी वो कोर थी। इन्होंने कहा कि कैसे पर्सनालिटी, फैक्ट फोर्सेस एंड कल्चरल फोर्सेस जो है वो कैसे वर्क करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस पे। ओके, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है एज एन अडल्ट। अब अडल्ट का जो बिहेवियर है ना वो डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर। पैटर्न है, कल्चरली पैटर्न है, उसका एक पैटर्न है ना जो उसके बिहेवियर का, दैट इज कल्चर, ड्यू टू कल्चर। तो जो अडल्ट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं कल्चर के बिलीफ सिस्टम पे क्या है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करती हैं। ओके, अब साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इंपॉर्टेंट स्टडी है कल्चर और पर्सनालिटी की। ओके, तो कल्चर एंड पर्सनालिटी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि ये तो सिलेबस में है नहीं। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट। ओके, अब फंक्शनलिज्म है हो गया, मैन या फिर रैडक्लिफ ब्राउन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो बेसिकली रिएक्शंस थे अगेंस्ट न्यू एवोल्यूशनिज्म एंड कल्चरल एवोल्यूशनिज्म, ठीक है। इसी तरह से कल्चर एंड पर्सनालिटी भी था, बेसिकली रिएक्शन था अगेंस्ट सोशल डिफ्यूजनिज्म और सोशल एवोल्यूशनिज्म, ठीक है। अब इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं, जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, राल्फ लिंटन, अब्राहम कार्डिंगर, तो ये पाइनियर थे कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट। ओके, तो तीन अप्रोचेस डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो ये कहती है कि पर्सनालिटी बिल्ड्स कल्चर, दूसरा कल्चर डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। तीसरा इसमें है कल्चर एंड पर्सनालिटी आर इनसेपरेबल और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। तो अब रुथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा? हमारा स्कूल ऑफ थॉट का नाम क्या था? कल्चर एंड पर्सनालिटी। तो रुथ बेनेडिक्ट ने कहा कि कल्चर जो है हमारी इन्फ्लुएंस करती है हमारी पर्सन की पर्सनालिटी को, पर्सन के साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है।
अब रुथ बेनेडिक्ट थे कौन? ये स्टूडेंट थे फ्रांस बॉस के। ठीक है, तो इसके रुथ बेनेडिक्ट ने कहा हमारा जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी को। ठीक है, कल्चर इज नॉट सेल्फ क्रिएटेड। अब रुथ बेनेडिक्ट जो थे वो क्या थे? टीचर थे मार्गरेट मीड के, है ना। तो मार्गरेट मीड बेसिकली एक फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी और अमेरिका की थी, फर्स्ट वीमन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ अमेरिका। तो अब रुथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा? कल्चर इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। रुथ बेनेडिक्ट। अब रुथ बेनेडिक्ट ने स्टडी की क्वाइकुटल, डोबू एंड प्यूब्लोजिनी। ठीक है, तो बेनेडिक्ट ने दो तरह की पर्सनालिटी उसने कहा कि सोसाइटी में होती हैं। एक अपोलोनियन होती है और डायोनिसियन होती है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने सोसाइटी स्टडी की प्यूबुलो, तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जाम्पल है अपोलोनियन कल्चर का। जो प्यूबलो है, ये प्यूबलो कहाँ की है? प्यूबलो जूनी न्यू मैक्सिको की एक ये ट्राइबल सोसाइटी है। तो इन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव है अपोलोनियन कल्चर। तो अपोलो क्या है? बेसिकली गॉड ऑफ पीस है, शांति का भगवान है, काइंडनेस का भगवान है, ह्यूमैनिटी का भगवान है, ग्रीक पीपल का ऐसा कहना है। ठीक है, तो वहां के लोग भी पीस लविंग है, काइंड है, लोग वहां के पीस लविंग है, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ये ग्रीक का गॉड है अपोलो, द पीसफुल सन डाइटी। ठीक है, उसके बाद डायोनिसियन क्या है? ये भी एक ग्रीक गॉड है। तो डायोनिसियन जो बेनेडिक्ट की एग्जांपल है ना, ये डोबू और क्वाइकुटल, इन्होंने नॉर्थ अमेरिका की, ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में ये है ट्राइबल ग्रुप्स, डोबू क्वाइकुटल। तो इन्होंने कहा कि ये डायोनिसियन कल्चर के का एग्जाम्पल है। तो डायोनिसियन बेसिकली वो लग्जरियस लाइफ के सिंपल है, लग्जरियस लाइफ वो डील करते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं। तो उनमें बहुत सारी ये कन्फ्लिक्ट्स रहती हैं, कंपटीशन है उनमें, वायलेंस है। ठीक है, दोनों डिफरेंट कल्चर्स हैं। अपोलोनियन शांति के स्वभाव के हैं, काइंड हैं। डायोनिसियन जो कि वायलेंट है, जो कि लग्जरियस लाइफ डील कर जीते हैं। तो ये क्वाइकुटल और डोबू ये रिप्रेजेंटेटिव है डायोनिसियन कल्चर, और जो प्यूब्लो है मैक्सिको की ट्राइब, वो क्या है? अपोलोनियन कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया अब रुथ बेनेडिक्ट ने बुक लिखी थी पैटर्न ऑफ कल्चर में। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी किया था, रुथ बेनेडिक्ट थे, इन्होंने कल्चरल पैटर्न स्टडी किए थे और किस तरह से ये कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब रुथ बेनेडिक्ट ने क्रिसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड, तो इन्होंने जापानीज के नेशनल कैरेक्टर को स्टडी की। ठीक है, तो इनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था रुथ बेनेडिक्ट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम।
ताकि जापानीज के कल्चर को स्टडी करो को उनके सोल्जर्स इतने ब्रूटल क्यों होते हैं, रुथलेसनेस क्यों है उनके सोल्जर्स में। तो उन्होंने जापानीज के नेशनल कैरेक्टर को स्टडी किया। तो क्या था उस बुक का नाम? क्रिसांथिमम एंड द स्वॉर्ड। क्रिस सैंथीमम, क्रिस सैंथीमम स्पेलिंग लिख लो, CHRYSANTHEMUM, क्रिसांथिमम एंड द स्वॉर्ड। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं मार्गारेट मीड। मार्गारेट मीड जो थे वो अर्थ बेनेडिक्ट की स्टूडेंट थी। ओके, तो इन्होंने कल्चर के बारे में काफी स्टडी की। तो मार्गारेट मीड की बुक थी कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, बेस्ट सेलर थी। ठीक है, उस टाइम की। तो इन्होंने, मार्गारेट मीड ने भी स्टडी किया कल्चर का क्या इम्पैक्ट है पर्सनालिटी फॉर्मेशन में। ओके, इन्होंने सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स को के कल्चर को स्टडी नहीं किया, इन्होंने नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया। ठीक है, तो मार्गारेट मीड ने क्या किया, प्री प्रिमिटिव सोसाइटीज की स्टडी की, मुंडू गुमोर, अरापेश एंड तिचामबुली की स्टडी की। इन्होंने, मार्गारेट मीड ने स्टडी की कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, उन्होंने बुक लिखी। अर्थ बेनेडिक्ट ने बुक लिखी पैटर्न ऑफ कल्चर, जापानीज कल्चर की स्टडी की। ठीक है, तो मीड ने भी ये कहा कि कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। अब रुथ बेनेडिक्ट ने जापानीज के नेशनल कैरेक्टर की स्टडी की, मीड जो थे इन्होंने नेशनल कैरेक्टर ऑफ अमेरिका की स्टडी की। इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं लगा अमेरिका के चाइल्ड की पर्सनालिटी में और जापान और रशिया के चाइल्ड की पर्सनालिटी में। जो अर्लियर पर्सनालिटी थे वो सिमिलर थे, लेकिन जब सोशलाइजेशन होती है, स्कूलिंग होती है, फैमिली एजुकेशन होती है, स्कूल एजुकेशन होती है, वो डिफर है। तो कल्चर उनमें जो है ना, जो पर्सनालिटी है, ठीक है, जो पर्सनालिटी कल्चर की वजह से जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो उनके तो नेशनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब नेशनल कैरेक्टर है क्या? वहां के लोगों की जो पर्सनालिटी फॉर्मेशन हुई होती है सोशलाइजेशन से या कल्चर से, जो पर्सनालिटी होती है वही होती है नेशनल, वही नेशनल कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो कमिंग ऑफ एज इन सैमा बुक लिखी मार्गारेट मीड ने। रुथ बेनेडिक्ट ने पैटर्न ऑफ कल्चर लिखी। उसके बाद सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो बुक लिखी थी मार्गारेट मीड ने। तो ये भी स्टडी थी कि कल्चर्स किस तरह से पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद राल्फ लिंटन आए। राल्फ लिंटन जो थे बेसिकली पेनिसिल्वेनिया में इनकी पैदाइश हुई है। तो इन्होंने बुक लिखी थी द स्टडी ऑफ मैन, राल्फ लिंटन ने। तो क्लासिक बुक थी। तो इन्होंने स्टेटस और रोल को स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि किस तरह से पर्सनालिटी जो है कल्चर इन्फ्लुएंस करती है पर्सनालिटी को, और पर्सनालिटी हमारे कल्चर बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। किसने स्टडी किया? राल्फ लिंटन ने। ठीक है, तो इन्होंने आइडियल कल्चर के बारे में बताया, रियल कल्चर के बारे में बताया, कल्चर कंस्ट्रक्ट के बारे में बताया। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किए, रियल कल्चर, आइडियल कल्चर और कल्चरल कॉन्टैक्ट। उसके बाद आते हैं, हमने रुथ बेनेडिक्ट पढ़ लिया, मार्गारेट मीड पढ़ लिया, राल्फ लिंटन हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है अब्राहम कार्डिंगर। अब अब्राहम कार्डिंगर जो थे ये कहाँ पे पैदा हुए, इनकी पैदाइश कहाँ की थी? न्यूयॉर्क के में इनकी पैदाइश हुई। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर
जो हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल है, फैमिली है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी पर्सनालिटी को। ठीक है। और भी फिर वो फर्दर इन्फ्लुएंस करती है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है। देखो, आप समझने की कोशिश करो, ये अब्राहम कार्डिंगर ने क्या कहा। अब्राहम कार्डिंगर ने कहा कि जो हमारी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, स्कूल, वो हमारे बेसिक पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। और फिर हमारी जो बेसिक पर्सनैलिटी है वो हमारी जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है उनको वो डिफाइन करती है। ठीक है। तो उसके बाद अब्राहम अब्राहम कार्डिंगर हो गया। उसके बाद आ गया हमारा कोराडो बोस। अभी कोराडो बोस ने क्या कहा, फोकस फोकस फोकस, करेंगे करेंगे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कोराडो बोस ने, देखो, अब मैं बताता हूं। कोराडो ब्यूस, अब्राहम कार्डिंगर और राल्फ लिंटन ने बुक लिखी थी, द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो इन्होंने अंडरस्टैंड किए कल्चर्स को, अंडरस्टैंड करने की। कौन से कल्चर्स अंडरस्टैंड किए इसमें? कोमांची कल्चर को अंडरस्टैंड किया, अलोरीज कल्चर को अंडरस्टैंड किया, और जो अमेरिका की जो रूरल पॉपुलेशन थी उसके कल्चर को अंडरस्टैंड किया। कोमांची कल्चर को अंडरस्टैंड किया, अलोरिस कल्चर को अंडरस्टैंड किया, और जो रूरल अमेरिकन कम्युनिटी थी उसमें। तो साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी लिख लो, बुक लिखी थी अब्राहम कार्डिंगर ने, कोराडो ब्यूस ने और राल्फ लिंटन ने। ठीक है। तो इनका ये मानना था कि जो कल्चरल पर्सनालिटी जो है वो इनसेपरेबल है और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब कोराडो ब्यूस ने ये कॉन्सेप्ट्स अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी को डेवलप किया था। इन्होंने स्टडी किया था, इंडोनेशिया में स्टडी किया था, और वहां के जो अलोरिस पीपल थे उनको स्टडी किया था। तो इन्होंने ये कुछ टेस्ट एडमिनिस्टर किए थे उनको। ठीक है। तो उसके ऊपर ये अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कोराडो ब्योस ने। ठीक है। अब्राहम कार्डिंगर कैसे हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनालिटी को, फिर वो फर्दर इन्फ्लुएंस करते हैं सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन को। अब्राहम कार्डिंगर, और इसके बाद आते हैं कोराडो बोस। कोराडो बोस ने अलोरिस पीपल जो है इंडोनेशिया के, तो उनको स्टडी करते हुए कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसका नाम था अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी। ठीक है। तो इन्होंने स्टडी किया, अलोरिस पीपल जो थे इंडोनेशिया के उनको स्टडी किया। ठीक है। तो कोराडो बोस, अब्राहम कार्डिंगर एंड कोराडो बोस। ठीक है। उसके बाद आता है, ये था कल्चरल एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट। इस पे हमने राल्फ लिंटन, रुथ बेनेडिक्ट को स्टडी किया, मार्गरेट मीड को स्टडी किया, जो कि स्टूडेंट थे रुथ बेनेडिक्ट के। तो इन्होंने कमिंग ऑफ एज इन सैमा बुक लिखी। तो और सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी की। इन्होंने जापानीज कल्चर को स्टडी किया, कि इन्होंने रुथ बेनेडिक्ट ने। मार्गरेट मीड ने अमेरिकन नेशनल कैरेक्टर को स्टडी किया। राल्फ लिंटन ने स्टेटस और रोल को स्टडी किया।
अब्राहम कार्डिंगर ने कैसे बेसिक जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, और फिर पर्सनालिटी कैसे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करती है। उसके बाद कोराडो ब्यूस ने अलोरिस पीपल की स्टडी की, ठीक है, और कोमांची कल्चर को डिस्कस किया, और जो अमेरिकन की जो रूरल कम्युनिटी थी उनके कल्चर को स्टडी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म। अब कल्चरल मटेरियलिज्म क्या है, इसको दिया था मार्विन हैरिस ने, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। तो मार्विन हैरिस थे इसके प्रोपोगेट, ठीक है। तो कल्चरल मटेरियलिज्म जो थी ये एक मेजर पर्सपेक्टिव है ह्यूमन सोसाइटीज को एनालाइज करने का, ठीक है। और इसने जो लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म था उसको उस क्रिटिसाइज किया, ठीक है। इसने कहा कि ह्यूमन में नीड्स होती हैं फूड की, वाटर की, स्लीप की, प्रोक्रिएशन की। तो किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स ऑर्गेनाइज करता है इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो कल्चर का बर्थ हो जाता है। ह्यूमन में नीड्स होती हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है, तो ये एक एसेंस है कल्चरल मटेरियलिज्म का, ठीक है। इन्होंने कहा कल्चरल मटेरियलिज्म इंटीग्रेट करता है टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स को, ठीक है, ऑन द सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। तो इन्होंने तीन चीजों को एक्सप्लेन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं। स्ट्रक्चर में आगे सोशल एस्पेक्ट्स, सुपरस्ट्रक्चर में आगे रिलीजन, रिचुअल्स, बिलीफ, स्पोर्ट्स, ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे ये वेरी कोर है सोशल एग्जिस्टेंस का, ठीक है ना। तो ये इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। तो इंटरेक्ट करता है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मटेरियल एस्पेक्ट्स जो है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे ओके रिलीजन को, सुपरस्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर को, समझ गए। अब मटेरियल एस्पेक्ट्स क्या हो गया, तो मार्विन हैरिस इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चर को और सुपरस्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में आ जाते हैं हमारा सोशल सिस्टम, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स, और सुपरस्ट्रक्चर में आ जाता है हमारे रिलीजन हो गया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसमें फिजिकल बिल्डिंग्स आ जाती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से चूज करता है, वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है नीड्स को, तो ये है कल्चरल मटेरियलिज्म।
फॉर एग्जाम्पल सैक्रेड काऊ को हम इंडिया में सैक्रेड मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को फुलफिल करता है, ठीक है, और इसकी कंजप्शन या स्लॉटर को डिस्टर्ब करेगा हमारे सुपर स्ट्रक्चर को, दैट इज रिलीजन को। तो सुपर स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, अकोमोडेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को, तो आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो फूड डिस्ट्रेस के टाइम पे, ठीक है, जो मेल काउस होती हैं आर अलाउड टू स्टार्व टू डेथ। दिस शोज हाउ ए रिलीजन एस्पेक्ट्स ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर इज बीइंग अफेक्टेड बाय एन इकोनॉमिक वन, द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है सुपरस्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिकली डोमिनेंट फोकस है, और बाकी जो है वो शेप किए जाते हैं बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी और सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी आर शेप्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चरल सोसाइटी। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, प्रोडक्शन, फिजिकल बिल्डिंग, ये शेप करते हैं हमारे सुपर स्ट्रक्चर को और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को और रिलेशंस को, ठीक है। तो हम इसमें सैक्रेड काउ, पॉर्क नॉट कंज्यूम्ड रिलीजियंस इन द मिडल ईस्ट। तो अब forbid the consumption of pork and not beef. The reason was that while milk and other animals could survive on just grass, pigs received require a varied diet of grains and tubers. Hence, large-scale pork farming would strain the limited resources of that region, and the superstructure adapted to this need. तो पॉर्क जो है वो कंज्यूम नहीं किया जाता मिडिल ईस्ट में। क्यों? क्योंकि जब हम करेंगे पॉर्क की फार्मिंग करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसको लिमिट करेगा, और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो अडेप्ट करता है टू दिस नीड। रिलीजन एडजस्ट करता है, इफेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, जो हमारा ये जो बिलीफ है जी, इन्फ्लुएंस करता है किसको, ये सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। सैक्रेड को भी सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। पॉर्क, क्योंकि उसको, पिग को क्या चाहिए, वैरायटी ऑफ ग्रेन चाहिए। अब जो दूसरे एनिमल है वो जस्ट ग्रास के ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन पिग्स को क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, इसलिए पॉर्क वहां पे कंज्यूम नहीं किया जाता। रिलीजन इन द मिडल ईस्ट, जुडाइज्म एंड इस्लाम। उसके बाद आती हैं बोल 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 बोल, थकना नहीं है, बोलते चल, डरना नहीं है। कोई लाइक करे या ना करे, कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, तू अपनी दौड़ लगा के रख। उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, जिसमें आता है सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज। तो सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज जो थी वो दी थी, इसमें जो मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं वो आते हैं टर्नर, ठीक है, सकनीड्स और गीट्स। किसमें आते हैं, जो सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी है। पहले हमने डिस्कस की कल्चरल मटेरियलिज्म को डिस्कस किया, ठीक है, तो उसमें हमने एग्जांपल दी, बीफ की एग्जांपल दी, काऊ की एग्जांपल दी। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, जो कि सकनीडर है इसमें,
टर्नर है और गीट्स है। ठीक है। सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब सिंबॉलिक थ्योरी क्या बोलती है? सिंबॉलिक थ्योरी बोलती है जो कल्चर है ना, हमने कल्चर को स्टडी करने के लिए हमने जो सिंबल्स हैं, वो जो रिचुअल्स हैं, उनको इंटरप्रेट करना है। तो कल्चर का हमें पता तभी ही पता चल सकता है अगर हम सिंबल्स को, रिचुअल्स को अगर हम इंटरप्रेट करें। ठीक है। तो तभी हम कल्चर को मीनिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो तो इन्होंने, सिंबॉलिक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कल्चर को स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स। ठीक है। तो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, दो अप्रोचेस हैं, उसको दिया था गिर्ड्स ने, क्लिफोर्ड गिर्ड्स ने। और जो सिंबॉलिक अप्रोच है, इसको दिया था विक्टर टर्नर ने। ठीक है। और डेविड स्किनेटर थे, वो भी सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक बड़ी फिगर मानी जाते हैं, बट वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में बिलोंग नहीं करते। तो सिंबॉलिक एंथ्रोप तो इंटरप्रिटेटिव थ्योरी अप्रोच गीट्स, अब गीट्स क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। ठीक है। तो इन्होंने जो गीट्स थे, ये उन्होंने बुक लिखी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सिंबल्स जो है, ये मीनिंग देते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। कल्चर सोसाइटीज जो है वो सिंबल्स का इस्तेमाल करती हैं। गीट्स क्या बोलते थे? सिंबल्स आर व्हीकल ऑफ कल्चर। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर बुक लिखी थी, कल्चर को इंटरप्रेट करना। ठीक है। तो गीट्स ने कॉक फाइट स्टडी की थी बाली में। ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिंबल्स हैं उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। तो इन्होंने कॉक फाइट को सिंबल मान के इंटरप्रेट किया। तो इससे हमें इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने ये जाना कि जो स्टेटस है, कॉक फाइट है, वो उनके लिए एक स्टेटस है, वो एक राइवलरी का मैसेज भी देता है। ठीक है। ये है मतलब इंटरप्रिटेशन का। तो इन्होंने कहा सिंबल्स जो है व्हीकल है कल्चर के, तो हमें सिंबल्स को इंटरप्रेट करने की जरूरत है। ठीक है। आप कॉक फाइट इन बैली वो दे सकते हो, बाली। उसके बाद आता है सिंबॉलिक अप्रोच। अब विक्टर टर्नर ने क्या कहा, विक्टर टर्नर इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि सिंबल जो है वो व्हीकल है कल्चर से। ठीक है। तो इसने कहा सिंबल जो है ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं सोशल प्रोसेस में। सिंबॉलिक अप्रोच में इसने कहा ये ऑपरेटर्स का काम करते हैं। इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में कहा कि सिंबल जो है वो इंटरप्रिटेशन करना चाहिए उसमें। वो सिंबल कल्चर जो है वो व्हीकल नहीं है बट ए ऑपरेटर है। अब टर्नर ने स्टडी किया निडेम्बू को।
जाम्बिया में एक ट्राइबल सोसाइटी है नेडेम्बू, उसको स्टडी किया। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी द फॉरेस्ट ऑफ सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो विक्टर टर्नर ने बुक लिखी द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल, और जो ग्लिफोर्ड गिच है उन्होंने बुक लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल लिखा इन्होंने, तो इन्होंने सिंबल्स को स्टडी किया। सिंबल्स को स्टडी करके उन्होंने कल्चर का पता लगाया। ओके, ये थी सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव अप्रोच ऑफ टर्नर। ठीक है, टर्नर और ग्रीव्स का हम पढ़ रहे थे। उसके बाद आते हैं डेविड स्कीनर। ठीक है, ये भी इन्होंने टैक्सोनॉमिकल अप्रोच दी। क्या दी? अब टर्नर ने सिंबॉलिक अप्रोच दी, गीट्स ने इंटरप्रेटिव अप्रोच दी। ठीक है, तो टर्नर जो इंटरेस्टेड था वो था ये व्हीकल है कल्चर का। ठीक है, तो एक ने कहा ये ऑपरेटर है सोशल प्रोसेस में। गीट्स ने इन्वेस्टिगेट किया ये सिंबल जो है वो व्हीकल है कल्चर का। ठीक है ना, तो डेविड स्क्रीटर ने दी टैक्सोनॉमिकल अप्रोच स्टडी करने की कल्चर की। ठीक है, तो ये हमारा था सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी, जिसके मेन एडवोकेट्स थे डेविड स्क्रीटर, टर्नर एंड ग्लिच। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी दी थी टाइलर ने और कॉन्कले ने। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि हम वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं, इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, और हम क्या मीनिंग असाइन करते हैं वर्ल्ड को। उस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए कॉग्निटिव थ्योरीज का जन्म हुआ। कि वो क्या कंसीव करते हैं। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एड्रेस करती है कि किस तरह से लोग जो है वो कंसीव करते हैं अबाउट इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो इनकी थ्योरीज को हम कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं और कॉग्निटिव सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये रियलाइज किया कि हम जिस तरीके से हम एंथ्रोग्राफी कंडक्ट कर रहे हैं वो फ्यूटाइल है, वो अनप्रोडक्टिव है, कोई स्टैंडर्ड वे ही नहीं है, और हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने इंडिजिनस पीपल को अंडरस्टैंड करना है। इंस्टेड एंथ्रोपोलॉजी को परस्यू करना चाहिए कल्चर रियलिटी को। ये क्या परसीव करते हैं कि वो लोकल कम्युनिटी कल्चर को कैसे परसीव करती है, ताकि हमें रियलिटी का पता चल सके। तो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, कॉग्निटिव थ्योरी का इसका बर्थ कैसे हुआ कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे यूएस में, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम एंथ्रोग्राफी से स्टडी कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, ये फुटियल है,
हमें जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वहाँ वो कल्चर को कैसे परसीव कैसे करते हैं, हमें कल्चर को समझना है तो उस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया टॉयलर और कॉन्कलिन का कहना था। ठीक है, तो जो टाइलर थे उन्होंने दो कंसेप्ट दिए, एक स्कीमा दिया और एक कनेक्टिविज्म दिया। दो कंसेप्ट याद रखना, टाइलर ने स्कीमा दिया और कनेक्टिविज्म दिया। थ्योरीज ये थोड़ी सी इसको बार बार आप रीडिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। तो स्कीमा दिया उन्होंने और कनेक्टिविज्म दिया। ठीक है, किसने दिया? स्टेफन टाइलर ने। ठीक है, उसके बाद हरोल्ड कॉन्कलिन आते हैं। हरोल्ड कॉन्कलिन ने तो इन्होंने किनशिप टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया, कॉन्कलिन ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लैक्सिकोग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉक टेक्सोनोमी को स्टडी किया और इथनो जियोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया। कंट्रीब्यूशन थी इनकी इथनो जीनियो इथनो जीनियोलॉजिकल मेथड, इथनो जीनियोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी किसके लिए, किनशिप टर्मिनोलॉजी को स्टडी करने के लिए। लेक्सिकोग्राफिकल ट्रीटमेंट दी फॉक्स टैक्सोनॉमी को, इन्होंने लेक्सिकोग्राफिकल ट्रीटमेंट दी फॉक टैक्सोनॉमीज को, इन्होंने लेक्सिकोग्राफिकल ट्रीटमेंट दी लेक्सिकोग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉक टैक्सोनॉमी, और दूसरा इन्होंने दिया इथनो जीनियोलॉजिकल मेथड। तो ये हरोल्ड कॉन्कलिन, तो एक जो टाइलर थे इन्होंने स्कीमा दिया और कनेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो हरोल्ड कॉन्कलिन ने दिया लेक्सिकोग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉक्स टैक्सोनॉमी और इथनोजीनियोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इथनोग्राफी स्टडी कर रही है तो आप वहां के जो लोग हैं वो कैसे परसीव करते हैं कल्चर को, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम वर्ल्ड को, हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है, हम उसको क्या परसेप्शन क्या है हमारी, तो उस चीज के ऊपर फोकस करके हम कल्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो ये कहना था कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद आती हैं अब पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है एंथ्रोपोलॉजी का? तो इन्होंने जितनी भी फाउंडेशन थी ना एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरीज की, उसको चैलेंज किया। तो इसने इन जो फील्ड वर्क इन्होंने कंडक्ट किया उसको चैलेंज किया, दो जो टेक्निक यूज की थी राइटिंग में उसको चैलेंज किया, इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है किसी भी थ्योरिस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव स्टडी करना किसी भी कल्चर का। फॉर एम टू हैव ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल नॉलेज होना किसी भी कल्चर का ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक दो पोस्ट मॉडर्निज्म के दो कैंप्स थे, एक था स्केप्टिज्म और एक था अफर्मेटिव्स। ठीक है, तो स्केप्टिज्म क्या करते थे, ये तो सीधा ही बोलते थे इस थ्योरी सारी रिजेक्ट कर दो। ठीक है, कोई भी थ्योरी जो है वो मोर करेक्ट नहीं है देन अदर्स। ठीक है, तो ये क्रिटिकल थे बड़े ज्यादा। दूसरे थे अनफर्मेटिव, इन्होंने कहा कि ये भी रिजेक्ट करते थे थ्योरीज को। तो जो ये क्लेम कर रहे थे कि हम बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, हम न्यूट्रल स्टडी कर रहे हैं, उसको ये रिजेक्ट करते थे। बट ये कहते थे कि थ्योरी को अबॉलिश नहीं करना है बट इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ये कहना था अफर्मेटिव्स का। तो ये इतने ज्यादा रिजिड नहीं थे।
ठीक है। तो स्केप्टिज्म, अफर्मेटिव्स पढ़ा हमने, ठीक है। और हमने पढ़ा लेक्सिकोग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉक्स टेक्सोनॉमी, इथनोजियोलॉजिकल मेथड कॉन्क्लिन का, और टाइलर का हमने पढ़ा स्कीमा और कनेक्टिविज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, अफर्मेटिव्स के बाद थे, स्केप्टिव्स थे, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या था, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो था, ये क्या था, ये टर्म्स डेवलप हुई थी। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मॉडर्निज्म, मॉडर्न टर्म का हुआ, वो हम मॉडर्न पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं 1890 से लेके 1945 तक, और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो हम डिफाइन करते हैं जो पीरियड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। तो मॉडर्न कहता है रैशनल थिंकिंग के ऊपर फोकस करता है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो लॉजिकल थिंकिंग को डिनाई करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच थी वो सब्जेक्टिव थी, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, तो हमने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी, एवोल्यूशनिज्म पढ़ा। कौन कौन थे एवोल्यूशनिज्म में बताओ जरा। स्मिथ थे, पैरे थे, और रिवर्स थे, ठीक है। ईबी टाइलर थे, जेम्स फ्रेजर थे, और एलएच मॉर्गन थे, और कौन थे, ठीक है। ईबी टाइलर थे, जेम्स फ्रेजर थे, और मैरट थे। उसके बाद अमेरिकन में थे एलएच मॉर्गन, और जर्मन में थे जे जे बेथोवन, और नियो में वी गॉर्डन चाइल्ड थे, जूलियन स्टीवार्ट थे, लेस्ले वाइट थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लेस्ले वाइट थे, जूलियन स्टीवार्ट थे, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में कौन थे, फ्रांस बॉस थे। उसके बाद डेफ्यूजनिज्म आया, इसमें थे पैरे थे, स्मिथ थे, और डब्ल्यू एच रिवर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के थे। और उसके बाद क्रोबर थे, फ्रांस बॉस थे, डब्ल्यू क्लार्क विस्लर थे अमेरिका के, और जर्मन में थे सकमिड थे, सकमिड थे, राटजल थे, और ग्रैबनर थे। ग्रैबनर, ये डिफ्यूजनिज्म में बात करनी है आपने। ग्रैबनर थे, राटजल थे, और
ग्रैबनर, रार्जल और सुकमिट थे। ये आगे डिफ्यूजनिज्म। उसके बाद क्रॉबर, क्लार्क, वाइसलर, ये डिफ्यूजनिस्ट थे। फंक्शनलिज्म में थे मेलिनोस्की। फंक्शनलिज्म में थे रैडक्लिफ ब्राउन। और स्ट्रक्चरलिज्म में थे एडमंड लीच एंड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है। उसके बाद क्लासिकल कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट में रुथ बेनेडिक्ट थे, मार्गरेट मीड थे, राल्फ लिंटन थे, कोराडो बोस थे, कार्डिंगर थे, अब्राहम कार्डिंगर जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। वह कल्चरल मटेरियलिज्म में मार्विन हैरिस थे। ठीक है। सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज में गीट्स थे, टर्नर थे और स्किनटर थे। ठीक है। बैलेनिस कॉकफाइट को एक्सप्लेन किया था गीट्स ने। पपट शो को एक्सप्लेन किया था क्लिफोर्ड गीट्स ने। टर्नर ने सिंबॉलिक को एक्सप्लेन किया। ट्राइड्स ऑफ पैसेज को एक्सप्लेन किया। ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरीज आई, टाइलर और कॉन्कलिन थे इसमें। पोस्ट मॉडर्निज्म आया। तो ये सारी थ्योरीज हमने डिस्कस किया एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज ने फाउंडेशन ले किया एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है। हर एक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आउटकम्स हैं, क्रिटिसिज्म है। तो जब आप थ्योरीज को पढ़ते हैं डिटेल में तो आपको एंथ्रोपोलॉजी की वास्ट नॉलेज आपको हो जाती है। तो गाइस चैनल को लाइक ज़रूर करें, यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गुड नाइट गाइस।